हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनित्र यानी डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, आज इस सीरीज के अंत में जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो एक न्यूमेरिकल का होगा, जो अच्छा न्यूमेरिकल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 21वां क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर चाहिए, यानी जो आर्क वेल्डिंग में हम जनरेटर प्रयोग करते हैं उसमें कैसे गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है वर्धन अभिलक्षण, बी लंबकोणीय अभिलक्षण, सी रिजु अभिलक्षण, डी डुपिंग अभिलक्षण। तो दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स यानी डूपिंग अभिलक्षण होने चाहिए। और जनरेटर की बात करता तो दोस्तों, जनरेटर हम इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डूपिंग अभिलक्षण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। ऑप्शन ए परिवर्ती हानि बराबर 1/, नियत हानि। ऑप्शन बी परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि। ऑप्शन सी परिवर्ती हानि बराबर 2 गुणा नियत हानि। ऑप्शन डी परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि। तो दोस्तों, जो डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम जो दक्षता के लिए शर्त होती है वो होती है कि परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, यानी वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। ये इसका सूत्र होता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो जनरेटर की दक्षता वो अधिकतम होगी दोस्तों। जो नियत हानि होती है वो कौन सी है? लो हानियां नियत होती है, और जो कॉपर हानियां होती है वो दोस्तों अस्थिर हानियां होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिष्टधारी जनित्र में गमनागमन कुंडलन यानी लेप वाइंडिंग और तरक कुंडलन वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। यानी दोस्तों, इसमें लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में कथन दे रखा है, उसके बारे में हमें देखना है और यह जानना है कि इनमें से कौन सा कथन सही दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि तरंग कुंडलन का उपयोग अधिक वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। बी है गमनागमन कुंडलन, यानी जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर मार्गों की संख्या सदैव 2 होती है। ऑप्शन सी दे रखा है कि तरंग कुंडलन, यानी जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर मार्ग होते हैं यानी पैरेलल पाथ्स की संख्या है वो सदैव पोलों की संख्या के बराबर है। ऑप्शन डी गमनागमन यानी लैप कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि गमनागमन यानी लैप कुंडलन का उपयोग कम वोल्टेज और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए करते हैं। दोस्तों, जो लैप वाइंडिंग होती है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? धारा तो होनी चाहिए दोस्तों अधिक, और जो वोल्टेज होता है वो होता है कम। अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग का उपयोग दोस्तों अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए करते हैं दोस्तों। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि लैप कुंडलन का उपयोग कम वोल्टेज और अधिक धारा वाली मशीनों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दिष्टधारी जनित्र यानी डीसी जनरेटर के में जो क्रम विनयक है यानी कम्यूटेटर है उसका क्या काम है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, बी एसी को डीसी में परिवर्तित करना, सी धारा एकत्रित करना, और डी चिंगारियां कम करना। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था कि जो कम्यूटेटर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह कार्बन निर्मित ब्रूसों की सहायता से धारा संग्रह का कार्य करता है। अगर कम्यूटेटर की बात करें तो यह किसका बना होता है दोस्तों? यह हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है दोस्तों। हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है।
और इनके बीच में अब्रक भरा जाता है, यानी माइका भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखलाई देता है तो वह सूचित करता है कि, यानी दोस्तों एक डीजल जनरेटर है जिसे हम आमतौर पर देखते हैं शादी समारोह या फिर कोई पार्टी वार्टी में इस्तेमाल करते हैं। वो अगर सफ़ेद धुआं दिखलाई दे रहा है, यानी कि जो धुआं देता है वो सफ़ेद है, तो वह क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए, दहन कक्ष में कंबस्शन चैम्बर में क्या है, पानी कम है, पानी है। और ऑप्शन बी दे रखा है कि इंजन को ओवरहॉल की आवश्यकता है। सी, पंप से अधिक तेल है। डी, दहन सही नहीं है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? अगर जनरेटर सफ़ेद धुआं दिखलाई दे रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि दहन कक्ष है, जो कंपोजिशन चैम्बर होता है उसमें पानी उपलब्ध है, यानी उसके अंदर पानी चला गया है और अभी भी पानी है उसके अंदर, ये प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि दहन कक्ष में पानी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र यानी मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, वो किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है? ऑप्शन ए, अक्ष अक्ष पर उत्पन्न वोल्टता और वाई अक्ष पर क्षेत्र धारा। ऑप्शन बी, अक्ष अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और वाई अक्ष पर आर्मेचर धारा। ऑप्शन सी, वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ और अक्ष अक्ष पर आर्मेचर धारा। वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और अक्ष अक्ष पर क्षेत्र धारा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और अक्ष अक्ष पर क्षेत्र धारा। दोस्तों ये किस तरह का होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों हम कर्व बनाते हैं, ये वाई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अक्ष और इसको मान लेते हैं दोस्तों ओ, यानी 0 कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों ये जो बिंदु है यहाँ हम वोल्टेज को रखेंगे और ये है, ये धारा को प्रदर्शित करता है। और आगे हम देखेंगे तो दोस्तों इस तरह से ये ईएमएफ यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों ईएमएफ कब उत्पन्न होगा? ईएमएफ जनरेटर स्टार्ट होने के बाद उत्पन्न होगा, यानी कि कुछ वक्त लगेगा ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा उसमें। तो वो दोस्तों जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से उत्पन्न हो जाता है, तो इसका दोस्तों जो कर्व बनता है वो इस प्रकार से बनता है और यानी इस प्रकार से दोस्तों इसका कर्व बनता है। ये क्या दोस्तों? ये है आर यानी प्रतिरोध, और यहाँ आएगा दोस्तों जो इसका निष्कर्ष है वो निकलता है E0 V/S इफ कर्व, ये इसका कर्व होगा। यानी दोस्तों हमें देखना क्या है कि ये जो कर्व खींचा जाता है वो किन के मध्य खींचा जाता है, तो वो वाई अक्ष पर क्या प्रेरित ईएमएफ, पेन चेंज करके मैं दिखा देता हूँ आपको, यानी जो प्रेरित ईएमएफ है वो वाई अक्ष के बीच, और दूसरा जो अक्ष है यानी यहाँ से यहाँ है, इनके बीच क्षेत्र धारा ली जाती है। इस आई को दोस्तों क्षेत्र धारा मानना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डीसी जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का जो SAE नंबर होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? यानी दोस्तों जो लुब्रिकेंट तेल होते हैं उसके ऊपर जो SAE नंबर दिया होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ग्रेड, बी श्यानता, सी स्प्रांग यानी फ्लैश पॉइंट, डी घनत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्यानता यानी विस्कोसिटी को वो प्रदर्शित करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, श्यानता विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक शंट जनरेटर यानी शंट जनरेटर है वो सामान्य दिशा और सामान्य गति से घुमाने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता तो इसका क्या कारण है? एक डीसी जनरेटर है उसको हम सामान्य दिशा में और सामान्य गति से घुमाते हैं पर वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, जो ब्रश संपर्क है यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो अधिक है, यानी ब्रश संपर्क का जो प्रतिरोध है वो अधिक है। ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। ऑप्शन सी, क्षेत्र धारा प्रतिरोध कम है, सॉरी दोस्तों क्षेत्र प्रतिरोध यानी फील्ड रेजिस्टेंस है वो कम है। ऑप्शन डी, पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व है यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि
जो पोल है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए हमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसकी मौजूदगी होना जरूरी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न नहीं है दोस्तों। इसी कारण से ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर रहा जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 29, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोगी है? एक ऑटोमोबाइल है या फिर कोई भी बैटरी देख लेते हैं, उसको चार्ज करने के लिए हमें कौन सा जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन बी विभेदी कंपाउंड यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी शंट जनरेटर, ऑप्शन डी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों कोई भी बैटरी उसको आवेशित करने के लिए हमें शंट जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शंट जनरेटर। इसके अलावा वैसे इसका उपयोग पूछे तो लेथ मशीनों, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। श्रेणी जनरेटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क उच्च की आवश्यकता हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो न्यूमेरिकल का है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता 75% है। तब मोटर की अश्व शक्ति होगी। दोस्तों हमें इसमें वोल्टेज दे रखा है, दक्षता दे रखी है, करंट दे रखा है और ज्ञात क्या करना दोस्तों? ज्ञात हमें करना है इसकी जो अश्व शक्ति है मोटर की, वो हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि 12 HP होगी, बी है 15 HP होगी, सी 10 HP, डी 7.5 HP। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं कि हमारे पास दे क्या रखा है। तो हमारे पास दोस्तों वी है वो दे रखा है 300 वोल्ट। इसके अलावा आई है वो दे रखा है 80.65 एम्पियर। सबसे पहले हम दोस्तों इसके अलावा हमारे पास निट्टा यानी दक्षता भी दे रखा है, वो दे रखा है 75%। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी पावर निकालते हैं, यानी शक्ति। शक्ति निकालने का दोस्तों सूत्र होता है P बराबर VI। इसमें हम मान रखेंगे यानी 300 इंटू 18.65 एम्पियर। अब दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5595। ये दोस्तों किस में आएगा? तो शक्ति किस में होती है? वाट में। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? ये हमारे पास इसकी जो इनपुट पावर है वो आ गई। सॉरी दोस्तों, इनपुट पावर हमारे पास दोस्तों कितनी आ गई? 5595। ये हमारे पास इनपुट पावर आ गई। अब जो दक्षता होती है उसका सूत्र क्या होता है? दक्षता का सूत्र होता है निट्टा बराबर आउटपुट बट्टा इनपुट। ये हमारे पास सूत्र होता है। अगर इसको प्रतिशत में निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारे पास निट्टा दे रखा है, इनपुट दे रखा है, निट्टा का मान दे रखा है 75 बराबर आउटपुट हमें निकालना है, इनपुट दे रखा है 5595। इसके नीचे दोस्तों हम एक रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के ऊपर दोस्तों हमारे पास क्या आएगा? यानी ये इस प्रकार से आ जाएगा 75 इंटू 5595 बराबर आउटपुट। 75 को हम 5595 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो 75 है उसको हमें प्रतिशत में नहीं लेना, वो दे रखी है हमारे पास प्रतिशत में। अगर 75 को हम प्रतिशत से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने पर दो बिंदु दे रखी है तो 2 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.75 लेंगे। अब 0.75 को हमें 5595 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4196.25। ये इसका आंसर आ जाएगा 4195.25।
अब दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों जो एक HP होती है उसमें 746 वाट होते हैं। तो एक वाट में दोस्तों कितने HP होंगे? तो एक वाट में होंगे 1/746 HP। यह हो गए दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास अभी आउटपुट पावर है, जो दक्षता आई थी, कितनी दे रखी है? 4194.25। इसमें 746 का भाग दे देंगे तो हमारे पास इसकी अश्वशक्ति आ जाएगी। अगर इसमें हम इसका 146 का भाग देंगे तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली 5.625 HP के समथिंग आ जाएगा। इसके आसपास दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5.625 HP। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं तो दोस्तों 5.625 HP यानी 5.625 HP किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो हम देखेंगे कि यह किस ऑप्शन के नज़दीक है। तो देखने पे हम पाते हैं कि ऑप्शन डी दे रखा है कि 7.5 HP इसके आसपास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.5 HP। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आने पे सबसे पहले हम पावर निकालेंगे। पावर निकालने का सूत्र होता है P बराबर VI। फिर जो पावर निकलती है उसको हम निट्टा यानी दक्षता बराबर आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमें निकालनी है, इनपुट पावर हमारे पास सूत्र से आ जाती है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। आप व्हाट्सएप, फेसबुक कम से कम दोस्तों 2-2 ग्रुप में सेंड जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।